बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सैयद शारिक वक़ार अपने यूट्यूब चैनल के साथ आज हमारे ऑनलाइन सेशन में तशरीफ रखते हैं जनाब काजी साहब, गुलाम मुस्तफा काजी साहब, काजी एसोसिएट के सरबराह, और मंसूब एंड कंपनी के सैयद मंसूर हसन साहब। दोनों माशाल्लाह फेलो मेंबर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के एंड हैव अ वास्ट एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। वेरी वार्म वेलकम सर। थैंक यू। काजी साहब हमारे साथ इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं और मंसूर साहब हमारे साथ कराची से मौजूद हैं। आज का टॉपिक है जी कि सीएमए प्रैक्टिस कंट्रीब्यूटेड टू इकोनॉमी। और सबसे पहले तो काजी साहब नेशनल काउंसिल के मेंबर भी हैं, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। जो अभी एक बड़ा अचीवमेंट हमने किया है कि 10 मिलियन के पेड अप कैपिटल तक की कंपनीज का सीएमए प्रैक्टिस वाले जो हैं ये चार्टर्ड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो हैं वो ऑथराइज है ऑडिट करने के। वी कैन साइन द बैलेंस शीट। बहुत बहुत मुबारक हो जी इस अचीवमेंट के ऊपर। थैंक यू। पहला सवाल मैं आपसे ये कहूँगा कि आप क्या देख रहे हैं इस जो भी एक ये जो अचीवमेंट अभी हमारी हुई है और हमारा जो स्ट्रक्चर है, तो आप क्या देख रहे हैं कि क्या एडवांटेज हमारे लोगों को मिलता है और हमारे लोगों को जो आईसीएमए के मेंबर्स हैं उनको प्रैक्टिस में के लिए क्या अट्रैक्शन क्रिएट हो रही है, इस पर थोड़ी सी बताना चाहूंगा। और ये जो 10 मिलियन का जो एम्बिट हमें मिला है इसमें कितना बिजनेस का स्टेक हमारे पास है, कितनी कंपनीज ऐसी होंगी जो इस एम्बिट में फॉल करती हैं, प्लीज जरा इसकी बताइए। जी थैंक यू। बेसिकली अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में जो एडवांस कंट्रीज हैं, आप यूके में देख लें, ऑस्ट्रेलिया में देख लें, कनाडा में देख लें, वहाँ पे जो ऑडिट प्रोफेशन है वो एक इंस्टीट्यूशन के पास नहीं है। इंग्लैंड में देखें तो अराउंड 4 इस वक्त इंस्टीट्यूशन हैं, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में 4 से 5 इंस्टीट्यूशन हैं उनके पास ऑडिट राइट्स हैं। बाकी साल में ये था कि सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन के पास ये राइट था। और ये भी इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो किया गया है एंड दिस इज गुड। ग्रेजुअली ये हालांकि कम है, लेकिन ये कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये फर्दर इम्प्रूव होगा। और सीएमएस जो है वो भी लोग इनकी एक्सपर्टीज से फायदा करेंगे, क्योंकि हो ये रहा था कि एक बहुत बड़ी जो कॉर्पोरेट सेक्टर था वो इनकी ऑडिट एक्सपर्टीज से महरूम था। तो याद होगा कि ये 90s में जो इनको 3 मिलियन तक ऑडिट राइट दिया गया था, तो ये रहा। तो उसके बाद अभी 20, 22, 24, 25 साल हो गए हैं और इन सालों में ओवर द पीरियड अगर आप सिर्फ इन्फ्लेशन को भी अगर आप देख लें तो ये 50 मिलियन तक तो होना चाहिए था। लेकिन एटलीस्ट देयर इज समथिंग फॉर सीएमएस जो अपने आप को बिल्कुल अंडर प्रिविलेज समझ रहे थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो दे कैन कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सीएमएस जो है वो कॉर्पोरेट कल्चर में अपना ड्यू रोल प्ले कर सकेंगे। अच्छा, ओवर टू मंसूर साहब। मंसूर साहब काफी अरसे से अपने इस प्रोफेशन में हैं, बड़ी कामयाबी से अपनी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी चला रहे हैं और मंसूर साहब समाजी और माशी मसाइल पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। मंसूर ने भी हाल ही में एक बड़ा अपने यूट्यूब पे प्रोग्राम किया है एसएमईज के हवाले से, उसमें सीधे प्रैक्टिस को भी काफी उन्होंने सपोर्ट किया है। मैं मंसूर से पूछूंगा कि हम 69 ईयर्स हो गए आईसीएमए को एस्टेब्लिश हुए गए, तो ये जो सीएमए प्रैक्टिस का रोल था क्या देखते हैं कि ये शायद अगर हम अपने कंपटीटर्स के मुकाबले में देखें तो शायद हम उसमें उस रोल में इतनी सिग्निफिकेंटली नहीं आ पाए, क्या वजूहत समझते हैं? हालांकि कॉम्पिटेंस है, कॉस्टिंग एक बड़ा ही सिग्निफिकेंट टूल है। अगर आप जाएं, अगर आप मार्केट में जाके इस पे काम करते हैं तो बड़ी डिफरेंट किस्म की चीजें आइडेंटिफाई होती हैं और एफिशिएंसी मैनेजमेंट के लिए मेरे ख्याल इससे अच्छा टूल ही कोई नहीं है। शारिक, इसके अंदर जो मैंने जो इसको देखा जरा माजी में जाके कि भाई हम पीछे क्यों रह गए प्रैक्टिस के अंदर, तो इसमें जो सबसे पहले बात सामने आती है वो ये वाली आती है कि इस इंस्टीट्यूट को जो बनाया गया था उस वक्त उसका फोकस था इंडस्ट्री को सर्विस देना, ताकि पाकिस्तान की इंडस्ट्री को जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट जो ये कॉस्ट अकाउंटिंग की सर्विसेज हैं वो अवेलेबल हों, ताकि इंडस्ट्री जो है वो सही मानों में अपनी कॉस्टिंग सही प्राइसिंग कर सके और वो अपने पाँव में खड़ी हो सके और दुनिया के साथ मुकाबला कर सके। अच्छा, उसमें जो
जब इंस्टीट्यूट बनाया गया तो उसके अंदर प्रैक्टिस का एलिमेंट भी शामिल था और एम्प्लॉयमेंट का एलिमेंट भी था। लेकिन हुआ ये कि जो हमारी जो इब्तदाई काउंसिल्स हैं, इब्तदाई काउंसिल्स के अंदर जो हमारी नेशनल काउंसिल है, जो कि गवर्निंग बॉडी है, जो कि सारी पॉलिसी बनाती है, डायरेक्शन सेट करती है, उसके अंदर ज्यादातर लोग गवर्नमेंट नॉमिनीज हुआ करते थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हुआ करते थे। तो उनकी जो तवज्जो रही वो इंडस्ट्रीज के लिए मैन पावर तैयार करके इंडस्ट्रीज को मैन पावर प्रोवाइड करने पर रही। प्रैक्टिसिंग मेंबर्स हमारे पास शुरू से रहे, कई एक मेंबर थे, बहुत शानदार उन्होंने काम किए हैं, लेकिन बहैसियत इंस्टीट्यूट, बहैसियत इदारा, प्रैक्टिस को फोकस हमारी काउंसिल्स ने नहीं किया। प्रैक्टिस का पोटेंशियल पहले से था, इंडस्ट्री को सर्विसेज पहले से चाहिए थी, लेकिन ज्यादातर तवज्जो रही एम्प्लॉइज तैयार करके एम्प्लॉइज प्रोवाइड करने के लिए, ताकि वो उनके कॉस्टिंग के, फाइनेंस के फंक्शंस को या ऑपरेशनल फंक्शंस को अच्छी तरह रन कर सके। तो एक दौर आया जिसमें फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के हाथ से निकल के ये प्राइवेट सेक्टर के पास आई, जो नेशनल काउंसिल है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ने अपना रोल अपने आप को मिनिमाइज किया, फिर प्राइवेट सेक्टर ने आके इस इंस्टीट्यूट की बागडोर संभाली। तो उसमें भी जो हमारे साथ ड्रॉबैक रहा वो यही रहा कि जो ज्यादातर काउंसिल मेंबर थे वो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड थे, यानी जॉब्स पर थे। वो यकीनन अपनी पोजीशंस पे, बहुत अच्छी पोजीशंस पे थे, कोई जीएम था, कोई डायरेक्टर था, कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था, कोई सीईओ था, सब कुछ थे, लेकिन प्राइमरीली वो एम्प्लॉइज थे, इसलिए उन्होंने भी ज्यादा तवज्जो प्रैक्टिस के ऊपर नहीं की। लेकिन कुछ अरसे से बड़ी खुश आइंद बात ये सामने आई है कि अब हमारी काउंसिल के अंदर प्रैक्टिसिंग मेंबर्स आ रहे हैं और अब बड़ी तादाद अब उनकी तरफ राग़िब हो रही है। और जैसे ही जैसे हमारे यहाँ प्रैक्टिसिंग मेंबर्स काउंसिल के अंदर आते जाएंगे तो जो हमारी काउंसिल की पॉलिसीज हैं वो बेहतर होती जाएंगी। ये एक मेरी तरफ से एक ब्रीफ इनपुट थी कि जो हिस्टोरिकली हम क्यों पीछे रह गए, इसकी सादा सी वजह सिर्फ यही है। और क्योंकि ज्यादातर मेंबर्स प्रैक्टिस में नहीं थे, तो हमारे जो मेंबर जो इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, बिजनेसेस में जॉब कर रहे हैं, तो उनको भी सर्विस प्रोवाइडर्स अवेलेबल नहीं थे, तो इसलिए भी उनका रुझान जो दूसरी अकाउंटिंग बॉडीज है उनकी तरफ रहा। लेकिन अब क्योंकि सूरत हाल बेहतर हो गई है, तो अब हमारे मेंबर्स को भी चाहिए कि जो हमारी अपनी फर्म्स है अब बिजनेस को उस तरफ डाइवर्ट करना शुरू करें। ओवर टू काली साहब। काली साहब, ये एक डेफिनेटली एक बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है और हमारे मेंबर्स के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी की उसमें है। लेकिन जो अगर आप कॉम्पिटिटिवनेस के हिसाब से बात करें कि हमें एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, नो डाउट कि अभी हमारा जो पैराडाइम है वो बहुत छोटे उस पे आ रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट्स जो आएंगे। आप क्या समझते हैं कि इस बिजनेस को फ्लरिश करने के लिए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करने के लिए आपके पास क्या गाइडलाइंस हैं मेंबर्स के लिए? आप माशाल्लाह काफी अच्छे इस फील्ड में बड़ी सक्सेसफुल मैनेजमेंट कंसल्टेंसी चला रहे हैं, नए आने वालों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, कंपटीशन जो है वो क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए टूल के तौर पे काम करता है और दिस इज गुड कि कंपटीशन हो और हम हमेशा कंपटीशन को वेलकम करते हैं। नंबर 2 ये है कि इंशाल्लाह आईसीएम इज रेडी। आईसीएम में आप जानते हैं कि इनकी फॉर्म्स जो हैं वो हाईली कम्पिटिटिव हैं, उनकी ट्रेनिंग्स भी होती हैं, उनकी क्वालिटी रेटिंग्स भी होती हैं, क्वालिटी रिव्यूज भी होते हैं। तो एक ये ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें सीएम में जो है वो एक क्वालिफिकेशन अचीव करके आता है, क्वालिफिकेशन के बाद वो ट्रेनिंग लेता है किसी सीएम फॉर्म के अंदर और उसके बाद फिर वो प्रैक्टिस में अपनी आता है। तो उसकी टीम को जो है उसको भी हम ट्रेनिंग देते हैं। तो हमारे पास एक प्रैक्टिकल सपोर्ट एंड प्रैक्टिस डेवलपमेंट कमेटी है, फिर उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस बोर्ड है और उसके बाद जो हमारी नेशनल काउंसिल और ब्रांच काउंसिल की जो सीपीडी एक्टिविटीज हैं, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव सीपीडी एक्टिविटीज हैं जो कि डिजाइन की गई हैं कि आपके सारे रिक्वायर्ड स्किल्स जो है वो आप गेन कर सकें। तो इंशाल्लाह हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार हैं और वी आर रेडी और यू विल सी कि इंशाल्लाह ओवरऑल इस चेंज से जो इंडस्ट्री में बहुत इंप्रूवमेंट आएगी, जो ऑडिट प्रैक्टिसेस में भी इंप्रूवमेंट आएगी और क्वालिटी ऑफ ऑडिट भी इंशाल्लाह बेहतर होगा। अच्छा, बैक टू मंसूर साहब। मंसूर साहब, जो एक एम्प्लॉय जो दायरा अभी आपने जैसे बताया कि हम लोग जो है वो शायद मैनेजमेंट का जो फोकस था हमारी इंस्टीट्यूट की वो एम्प्लॉय प्रोवाइड करने पर ज्यादा रहा। मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा कि
इस तरह से कंपटीशन में अगर आप ऑडिट का फील्ड देखें तो एक एक्सटर्नल ऑडिट हो रहा है, बड़ा स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर हमें नजर आया, ठीक है ना, ऑडिट फर्म्स चल रही है। फिर साथ साथ पैरेलल बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में इंटरनल ऑडिट का बाकायदा एक डिपार्टमेंट नजर आता है, ठीक है ना, और उसका बहुत कंट्रीब्यूशन नजर आता है, सीनियर पोजीशन नजर आती है। लेकिन अगर आप कॉस्टिंग के हवाले से देखें तो कॉस्टिंग की शायद चंद बड़ी कंपनियों के, मल्टीनेशनल्स के, हमारी लोकल इंडस्ट्री में शायद वो एज ए बाकायदा डिपार्टमेंट के तौर पे, वो एक मैंडेटरी फंक्शन के तौर पे नहीं नजर आया। क्या वजह है इसमें? जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, वो है खुद बिजनेसमैन का। ये जो सेठ साहब है ना हमारे यहाँ, सेठ साहब का जो माइंड सेट है ना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। सेठ साहब समझते हैं कि जी कि वो उस पर्टिकुलर बिजनेस के चैंपियन है, वो सारी कॉस्टिंग जो है उनकी फिंगर टिप्स पे है। तो वो एक प्रोफेशनल को कॉस्टिंग के लिए हायर करना, वो एक उनके लिए एक खर्चा है, वो एक वैल्यू एडिशन नहीं है, उनकी नज़र में खर्चा है। और मैंने जो अभी मेरी लेटेस्ट वीडियो है उसके अंदर वो चीज़ आइडेंटिफाई की कि किस तरह हमारे 3 इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, पूरे सेक्टर बैठ गए इस सेठ मेंटालिटी की वजह से, कि जो समझते थे कि जी हम ही चैंपियन है, हम ही सब कुछ कर सकते हैं और उनके अलावा कोई और कॉस्टिंग नहीं कर सकता। तो ये रियलाइजेशन अभी इनके पास नहीं है इसमें। आपको लेकिन आपको ये बात बताऊं, पाकिस्तान का जो वाहिद एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर है जहां पर उसकी सप्लाई चेन के अंदर बहुत चीज़ें बेहतर हैं, वो एक ऑटोमोबाइल पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग का जो सेक्टर है, जो पापाम जो एसोसिएशन है, वो अपने मेंबर्स की ट्रेनिंग के लिए, यानी मेंबर से मुराद उनकी जो वेंडर इंडस्ट्री है, उसकी ट्रेनिंग के लिए बाकायदा प्रोग्राम्स वो करते रहते हैं और उनकी बहुत अवेयरनेस कॉस्टिंग के हवाले से दी है। तो वहाँ पर आपको ये लोग, आपको कॉस्ट अकाउंटेंट्स और कॉस्टिंग डिपार्टमेंट्स आपको मिलेंगे। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी इंडस्ट्रीज हैं, गारमेंट्स हो गई, लेदर हो गई और बेशुमार और दूसरी जो छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ पर अभी तक ये अवेयरनेस नहीं है। आर्बिट्रेरी कॉस्टिंग हो रही है, आर्बिट्रेरी प्राइसिंग हो रही है, उसके नतीजे में उनको नहीं पता होता कि वो कहाँ खड़े हैं, वो अपनी कॉस्ट रिकवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। और वो जब बिल्कुल कैश फ्लो उनका जब खत्म हो जाता है या फंस जाते हैं, तो उस वक्त फिर वो भागते दौड़ते हैं बैंकों के पास पैसों के लिए। तो ये अवेयरनेस का इशू है, अवेयरनेस पर काम करने की जरूरत है और इंडस्ट्री एसोसिएशंस को एंगेज करने की जरूरत है। जनरली सर, आपकी बात के एडिशन में ये कहूँगा कि जहाँ तक अगर आप एंटरप्रेन्योर्स की बात है तो उनके लिए जो सबसे बड़े चैलेंजेस रहे हैं वो टैक्स के मसले ज्यादा चैलेंजेस हो रहे हैं, उस पर ज्यादा वो फोकस करते चले गए, ठीक है, और ये एफिशिएंसी मैनेजमेंट की तरफ नहीं है। मैं अपना पास का एक आइडिया अगर आपके साथ शेयर करूँ तो ग्लास इंडस्ट्री में, क्योंकि एक आंखों देखा एक फंक्शन है कि जब आप ग्लास बॉटल जो है, जो अलाउड वेट है, उसके पैसे आप दे रहे हैं 325 ग्राम के ऊपर पीस में जाती है, सेल का जो यूनिट है वो पर पीस है और प्रोडक्शन यूनिट है वो टन्स में है। लेकिन जो उसकी मैनेजमेंट रिपोर्ट बना रहा है, इंटरनल उसकी रिपोर्ट बन रही है, तो वो एक्स्ट्रा में बन रही है, 50 ग्राम ज्यादा बनती है, जो वेस्ट हो जा रहा है। उसने उसके ऊपर एवरेज किया, उसके ऊपर एक प्रॉफिट जो है वो हायर प्रॉफिट दिखा दिया, जो बाद में पता चला वो टाइट ओवर स्टेट हो गया, पैसा इधर उधर हो गया। तो इस टाइप के इश्यूज जो हैं वो हमारी इंडस्ट्री में बहुत आते हैं और ये चीज जो है वो कॉस्ट अकाउंटेंट ही हाईलाइट करता है। एग्री करते हैं इस तरह के मसले होते हैं? मंसूर साहब, मैं बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है कि क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है कि इनका ट्रीटमेंट क्या करना है, ठीक है। प्रोडक्ट जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट या उसकी जो नॉर्मल लॉसेज हैं या नॉर्मल लॉसेज हैं, उनको ट्रीटमेंट ही नहीं पता। उस कॉस्ट को एडजस्ट कैसे करना है, उस कॉस्ट को रिकवर कैसे करना है, इसको बिल्कुल उनको नहीं पता। इसके लिए उनकी अवेयरनेस, अगेन मैं कहूँगा कि अवेयरनेस की ज़रूरत है। इसमें काजी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि काजी साहब जो है वो जो हमारी टेक्निकल सपोर्ट कमेटी है जिसका मैं मेंबर हूँ, काजी साहब चेयरमैन है उसके, कि हम लोग इसमें जो इंडस्ट्री एसोसिएशन हैं उनको एंगेज करें और उनको एंगेज करके उनके साथ इस तरह के हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखें जिसके अंदर कॉस्टिंग, ओवरहेड एनालिसिस और प्राइसिंग के ऊपर हम उनके साथ काम करें उनके साथ। ये उसके बगैर ये इंडस्ट्री अब खड़ी नहीं हो सकती। जितने चैलेंजेस आप कोविड-19 के बाद आने वाले हैं ना, उसमें अब इंडस्ट्री का सर्वाइवल हायर कंपेटिटिवनेस पर होगा, हायर कंपेटिटिवनेस इन क्वालिटी, हायर कंपेटिटिवनेस इन प्राइसिंग, उस पर होगा। जी काजी साहब, इसमें मैं आपकी इनपुट चाहूंगा कि आप भी इनपुट दीजिए प्लीज।
का सही कहा। एक्चुअली जो सीएमएस का रोल है वो कॉस्ट सिर्फ फाइंड करने के ऊपर नहीं है, बल्कि जो प्रोडक्शन प्लानिंग से लेकर आपकी जो कॉस्ट प्लानिंग है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, ऑप्टिमम क्वांटिटी कितनी आपके पास होनी चाहिए और ऑर्डरिंग लेवल क्या होना चाहिए, और उसके बाद ओवरऑल आप ये देखते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो ऑप्टिमाइज कैसे की जाए। ठीक है, तो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जो आगे आने वाला वक्त है इसमें चूंकि इंडस्ट्री बिल्कुल रीस्केड्यूल होगी, पूरे प्रोडक्शन प्रोसेसेस रीस्केड्यूल होंगे और ज्यादा ऑटोमेशन होगी, तो उसमें इम्पोर्टेंट चीज ये होगी कि आप कितने कम्पिटिटिव हैं, तो उसमें सीएमएस जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। कमिंग बैक टू योर पॉइंट कि हमें अपना रोल बढ़ाना चाहिए टुवर्ड्स द ट्रेनिंग ऑफ द इंडस्ट्री। यस, वी आर रेडी, और इसमें बिल्कुल हम एक प्लान करते हैं कि डिफरेंट इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस के साथ हम इनको ये ऑफर करते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स, और ताकि हम अपनी लोकल पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में कम्पिटिटिव कर सकें। काजी साहब से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। काजी साहब, इसमें हम अगर इंडस्ट्री के लिए स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग्स डिजाइन करें, स्ट्रक्चर्ड वर्कशॉप्स डिजाइन करें, जिसके अंदर हम जो इंडस्ट्री के जो ओनर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करें कि जी आप अपने जो की स्टाफ है, जो आपका फाइनेंस का और कॉस्टिंग का की स्टाफ है, उसको आईसीएमए की ट्रेनिंग्स में भेजें और सब्सिडाइज हम उनके लिए ट्रेनिंग्स करें। इवन अगर फ्री भी करनी पड़े तो हम लोग उनको फ्री करें, ताकि इंडस्ट्री को अवेयरनेस हो कि एक्चुअली उनको एफिशिएंट होने के लिए हम उनको क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं, हमारा मेंबर्स उनके लिए किस किस कंडीशन में किस तरह से अवेलेबल है और हेल्पफुल है, ताकि वो इंडस्ट्री स्ट्रांग हो, और इंडस्ट्री स्ट्रांग होगी तो पाकिस्तान स्ट्रांग होगा। यस, बिल्कुल सही है जी। कैसे अभी आपने इंटरनेशनल कंपटीशन की बात की, तो जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं आईकैप को आप देखते हैं, वहां पे टॉप 4 का एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, यदि टॉप 4 की होनी चाहिए, और जो जब जहां भी जैसी फॉरेन ऑडिट एक्सटर्नल ऑडिट की बात होती है तो पहली चॉइस जो है सबकी होती है कि यार जो टॉप 4 गया, फिर ए रेटेड, बी रेटेड, सी रेटेड आ गई। क्या आइंदा फ्यूचर में हमें नजर आ रहा है कि हम सीएमए प्रैक्टिस में कोई इस तरह की कोई बॉडीज या बाहर कोई ऐसा काम मौजूद है, हमारी भी इस तरह की कोई इंटरनेशनल रिकग्निशन जो है वो टॉप 4 के साथ हो गया, हाँ यार ये बाहर की टॉप 4 है और हम इसके साथ जो है वो पाकिस्तान का लाइसेंस। जी देखिए, इस वक्त जो हमारी सीएमए प्रैक्टिस है वो इतना डिफरेंटली चल रही है। जो इंटरनेशनल मॉडल्स चल रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, उसमें यह है कि वो ग्लोबल फर्म्स हैं और दे हैव फ्रेंचाइजेस अक्रॉस द ग्लोब, जबकि हमारे यहाँ जो सीएमए प्रैक्टिस है वो जरा डिस्टर्ब है। दुनिया भर में अगर आप देखें तो सीमा की कुछ प्रैक्टिसेस आपको नजर आएंगी, फिर आईसीएमए के कुछ लोगों की प्रैक्टिसेस नजर आएंगी, बट ये कि चूंकि वो लॉ में क्लैरिटी उस तरह नहीं थी, या जो प्रिविलेजेस जो थी वो क्लियरली डिफाइंड नहीं थी, तो इस वजह से सीएमए की जो प्रैक्टिस है वो उस तरह बूम नहीं कर सकी। बट ये कि वी फोर्सी के इंशाल्लाह आप देख रहे हैं कि इस वक्त नॉट ओनली इन ऑडिट, बल्कि आप जो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का जो इम्पोर्टेंट फील्ड है, जो फाइनेंशियल एनालिसिस रिपोर्टिंग का जो है एरिया है, जो बिजनेस स्टडीज जो है, उसमें सीएमए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। बल्कि आपने जो भी बात की कि टॉप 4 या टॉप 5 की, तो उनमें भी अगर आप देखें तो कंसल्टिंग में आपको बहुत सारे सीएमए नजर आएंगे जो की रोल्स वहां प्ले कर रहे हैं, नॉट इन पाकिस्तान, नॉट ओनली, बट दुनिया भर में आप ये देखेंगे कि वहां पे सीएमए बड़े एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं इन कंसल्टिंग। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि ओवर द पीरियड ये फॉर्म्स ग्रो होंगी, बड़ी होंगी, और इस वक्त भी अगर आप देखें तो ये जरूरी नहीं है कि जो आप टॉप 5 या बिग 4 की आप जिक्र कर रहे हैं, हमारी फॉर्म्स जो है वो बड़ा बिजनेस ले रही हैं, और ये तो कंपटीशन है, दिस इज ओपन कंपटीशन। जहां पे ये एक बाइसनेस की अगर आप बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में कहा जाता है कि जी हमने बिग 4 के अलावा किसी से काम नहीं करवाना, तो जाहिर है कि वो एक है हमारी प्रॉब्लम है। बट ये कि ओवर बियॉन्ड दैट जो है वो इस वक्त बहुत बड़ी एक मार्केट है जो इस तरह की किसी कैद में नहीं है, तो वी कैन टैप दैट, और हम कर भी रहे हैं। तो हमारी सीएमए बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं।
अच्छा, अब एक सवाल मैं ये करूंगा कि दोनों तरह से ना, पहले मैं काजी साहब से ये बात कर लेते हैं, वो कंटिन्यू इसमें चल रहे थे कि ये जो ब्लेंड आ रहा है कॉस्ट अकाउंटेंट और ऑडिट में, हम हमारे माशाल्लाह मेंबर जो हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट्स के मेंबर जो हैं, वो एक्सटर्नल ऑडिट तो डील ही करते हैं, टीम सीएफओ और फाइनेंस हेड के तौर पे उनको सारे उसके नॉर्म्स पता हैं और ऑडिट फर्म से भी सर्विस दे रहे हैं, और उसके अलावा एज ए इंटरनल ऑडिट हेड्स भी काम कर रहे हैं, हमारी अच्छी अच्छी पोजीशन में मौजूद, सीनियर पोजीशन में बैठे हुए हैं। फिर उसके बाद ये जो कॉस्ट अकाउंटेंट यानी कॉस्टिंग का जो फंक्शन है, ये तो ब्लड में शामिल है, रिपोर्ट। तो ये जो ब्लेंड आ रहा है कॉस्ट अकाउंटेंट और ऑडिट का, डू यू थिंक कि ये एक ज्यादा ट्रांसपेरेंट रिजल्ट देगा मार्केट में आके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी, और जो इश्यूज आते हैं प्रोफेशनली उनमें ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा? काजी साहब बस आपसे, फिर उसके बाद यही सवाल मंसूर साहब। मैं आपको एक बात थोड़ा क्लियर कर दूं कि ये जो अमेंडमेंट आई है, इससे पहले जो सिचुएशन ये थी कि बहुत सारी सीएमए फॉर्म्स जो हैं वो ऑडिट्स कर रही थी, नॉट ओनली कॉस्ट ऑडिट्स बल्कि फाइनेंशियल ऑडिट्स भी कर रही थी, और उसमें अंडर कंपनीज ऑर्डिनेंस भी हमारे पास कुछ प्रिविलेजेस मौजूद थी, और अंडर डिफरेंट अदर लॉज, जिसमें आप अगर देखें तो इनकम टैक्स लॉ में है सेल टैक्स, कस्टम, फेडरल एक्साइज, फिर आपके जो प्रूडेंशियल रेगुलेशन है स्टेट बैंक के, बैंकिंग रेगुलेशंस हैं, लीजिंग कंपनी, मुदारबा कंपनीज, और बहुत सारे लॉज हैं जिसमें ऑडिट जो है वो सीएमएस कर रहे थे। ये तो थोड़ा सा ओवर द पीरियड जो एक करेक्शन हुई है, जो मैं समझता हूँ कि अभी भी सफिशिएंट नहीं हुई, इसको फर्दर होना चाहिए था। बट ये कि हम लोग ऑडिट कर रहे हैं, नॉट इंटरनल ऑडिट्स बल्कि हम एक्सटर्नल ऑडिट्स भी कर रहे हैं, हम फाइनेंशियल ऑडिट्स कर रहे हैं, हम टैक्स ऑडिट्स कर रहे हैं, और हम बैंक्स के लिए ऑडिट्स कर रहे हैं, और हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं दे आर कॉम्पिटेंट एनफ टू प्रोवाइड दीज सर्विसेज। और अगर ये नए चैलेंजेस हैं तो ये इन चैलेंजेस को इंशाल्लाह एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और अपने आप को प्रिपेयर भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, और ना ये कंपटीशन की जो जहां तक आपने बात की, दुनिया भर में कंपटीशन को वेलकम किया जाता है। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो कंपटीशन कमीशन जो है वो सीसीटी जिसको कहते हैं, उसमें अगर आप देखें तो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस जो है वो पाकिस्तान में अगर कोई कर रहा है तो दैट इज अ क्राइम, ठीक है। तो आपको हर एक को ओपन एनवायरनमेंट देना है, ओपन कंपटीशन की इजाजत देनी है, हर एक को इक्वल राइट है। तो ये जो हो रहा था कि जिस सिर्फ एक प्रोफेशन को इसकी इजाजत थी, ये इसकी करेक्शन हुई है किसी हद तक, और ये आगे इंशाल्लाह फर्दर करेक्शन भी होंगी, और हमें इसको वेलकम करना चाहिए। और हम ये बिल्कुल भी नहीं समझ रहे कि जी हम कोई एक दूसरे के मुखालिफ या इस तरह के, हम बिल्कुल समझ रहे हैं कि वी आर टू कंपनीज, टू कलीग्स जो कि ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और हम उनको भी बिल्कुल हम किसी तरह भी नहीं करते, उनको वो अंडरमाइन नहीं करते। दे आर प्रोवाइडिंग दीज सर्विसेज फॉर द लास्ट 50-60 ईयर्स, 70 ईयर्स, तो हम भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, दोनों प्रोवाइड करेंगे। इसमें कोई ऐसी कंपटीशन की बात नहीं है या नेगेटिविटी की बात नहीं है, पॉजिटिव कंपटीशन हमेशा होना चाहिए। एक वैल्यू एडिशन आ रही है, एक एडेड वैल्यू आ रही है। मंसूर साहब, सेम क्वेश्चन टू यू सर, आप क्या कहते हैं? जनाब, इसमें पहली तो चीज है कि जो कुछ काजी साहब ने कहा मैं उसको सेकंड करता हूँ, और इन्हीं ही बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि जब कंपटीशन मौजूद होता है तो फिर मुकाबले का जज्बा पैदा होता है, और मुकाबले के अंदर आप अपनी क्वालिटीज को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, अपने प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अभी तो सीएमएज का जो यूटिलाइजेशन है एज इन पब्लिक प्रैक्टिस, वो तो अभी 5% के लेवल पर भी नहीं पहुंची है। वो इस तरह से कि अगर आप अभी लिस्टेड कंपनीज में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं, वहां पर आप हालात देख लें तो मोर देन 50% आपको लॉसेस में नजर आएगा, या उनके बुरे हालात नजर आएंगे आपको मैन्युफैक्चरिंग लिस्टेड कंपनीज के। उनकी जो कंडीशन है उसके अंदर उनको जो वैल्यू एडिशन होनी चाहिए थी, जो इनको इनपुट मिलनी चाहिए थी, जो मैनेजमेंट को सपोर्ट मिलनी चाहिए थी, वो बिल्कुल क्लियर है कि वो नहीं मिली है, ठीक है। तो जो इंडस्ट्री है जो लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, उसके जो मैन्युफैक्चरिंग, चलें फॉर द टाइम बिंग हम इसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग को अभी फॉर द टाइम बिंग डिस्कशन के लिए अलग करते हैं। तो जो जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, उनके अंदर आपका जो सीएमए का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आ सकता है वो उसके मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से।
उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उसकी जो इन्वेंट्री की अकाउंटिंग है, उसके ऊपर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आ सकता है, जिसकी सिर्फ प्रेजेंटेशन जो है वो अगर प्रॉपर हो जाए, जो कॉस्ट अकाउंटेंट की या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की इनपुट के नतीजे में, तो इंडस्ट्री की सूरत हाल काफी बेहतर हो सकती है। और सीएमए जब उसको ऑडिट करेगा, उस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स का जब ऑडिट करेगा, तो वो जो इनएफिशिएंसीज हैं, जो जहां पर लीकेजेस हैं, जहां पर लॉसेस आ रहे हैं, वो सारी चीजें आइडेंटिफाई कर देगा। जैसा कि हमारी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट है, उसके अंदर बेशुमार इस तरह के पॉइंट्स हैं जिससे कि जो मैनेजमेंट है उसको बहुत हेल्प मिलती है और वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सीएमए जब इंडस्ट्रीज के अंदर अपना इनपुट देंगे, अपना जो ऑडिट के अंदर, तो चाहे वो फाइनेंशियल ऑडिट के रास्ते से करें या कॉस्ट ऑडिट के रास्ते से करें, या मैनेजमेंट अगर अपने आप को इम्प्रूव करना चाहे, तो तमाम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एक तरफ, मैनेजमेंट खुद सीएमएस को हायर करके अपना एक मैनेजमेंट ऑडिट करा सकती है। उसके लिए किसी कैपिटल की लिमिट की जरूरत नहीं है, कोई कैपिटल की अपर लिमिट नहीं चाहिए। आप मैनेजमेंट ऑडिट, जो कंसल्टेंट, जो फर्म्स हैं, जो बिजनेसेस हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, वो अपना ऑडिट विदाउट एनी अपर लिमिट कैपिटल के या टर्नओवर के, वो मैनेजमेंट अकाउंटेंट फर्म्स को हायर करके अपना मैनेजमेंट ऑडिट करा सकते हैं और अपनी जो इनएफिशिएंसीज हैं या एफिशिएंसीज हैं, व्हाटएवर, उनको वो असेस करवा सकते हैं और उनसे एक रिकमेंडेशन का सेट ले सकते हैं, जो कि इंडस्ट्री को टर्न अराउंड करने में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। एक जनरल सवाल जो आता है, मैं आम पब्लिक के हवाले से बात करूंगा। अभी कल भी एक प्रोग्राम में बैठा हुआ था, तो वहाँ कुछ इस तरह की बातें हुई कि ये जो हमारे यहाँ एकदम प्राइस का मैकेनिज्म है, अभी आपने भी कई दफा मौजूद साहब प्राइस मैकेनिज्म का जिक्र किया कि प्राइसिंग जो होती है हमारे यहाँ बहुत जो है वो कंट्रोल में नहीं आती है। और यहाँ ये देखा जाता है कि यार पेट्रोल का $1 बढ़ा या 10 रुपए की कीमत बढ़ जाती है, तो जो उससे एसोसिएटेड हर चीज जो है वो पेट्रोल पर आ जाती है। आलू भी पेट्रोल से बिक रहा होता है और ड्रास्टिक एक राइज नजर आता है। तो क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि भाई हम जो कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैं या हम लोग को इस तरह का मैकेनिज्म इनको प्रोवाइड कर दें कि भाई आप जो है कि प्रॉपर कॉस्टिंग हो जाए, सीएमए हायर हो जाए कि यार एक्चुअली क्या इम्पैक्ट आता है। अब आज जैसे मार्केट में ये चल रहा होता है कि यार पेट्रोल तो भाई 81 रुपए का हो गया है, तो भाई हर चीज जो है उसके हिसाब से ड्रास्टिकली नीचे आ जानी चाहिए। अरे भाई क्या जो मार्केट में जो पेट्रोल की कीमत हुई है, तो हमारे यहाँ कम सपोर्ट दी गई है। जबकि ये आप वेटेड एवरेज इन्वेंट्री के कॉन्सेप्ट पे देखें, तो पहले तो महंगा खरीदा हुआ था ना, जाहिर फौरी तौर पर इतना ड्रास्टिक चीज नहीं आएगी, इम्पैक्ट नहीं आएगा। क्या कहते हैं, हमारे यहाँ कोई इस तरह का कोई रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए जहाँ सीएमए मौजूद हो और ये पब्लिक को कोई उसका पैस पहुंचा। शारिक, आपने जो इस वक्त एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात छेड़ दी है, वो कि पाकिस्तान के अंदर प्राइसिंग बहुत बड़ा इशू है और ये हर दौर में रहा है। प्राइसिंग जो है वो मुख्तलिफ तरह की कमिटीज और कमिश्नर्स और उनके हाथ में, और वहां पर आपको ट्रांसपेरेंसी नजर नहीं आती। कोई भी एसोसिएशन जाती है, वहां पे जाके अपना उनके साथ जो भी मामला तय करके प्राइस सेट करवा के आ जाती है। तो पाकिस्तान के अंदर एक्चुअली प्राइसिंग कमीशन एक होना चाहिए, एक प्राइसिंग कमीशन होना चाहिए जिसके अंदर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है उनका लीडिंग रोल होना चाहिए, और एक पॉलिसी के तहत, इंडस्ट्री वाइज पॉलिसी के तहत प्राइसिंग उनकी तय होनी चाहिए, ताकि जो पाकिस्तान के ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं, आवाम हैं, उनके ऊपर गैर जरूरी बोझ चीज़ों का ना पड़े। उसके अंदर कुछ बददियांती का अंसर शामिल होता है प्राइसेस के अंदर बढ़ाने में, और कुछ उनकी अवेयरनेस, जो उनकी कम इल्मी का इशू है कि उनको प्राइसिंग करनी नहीं आती, इसकी वजह से वो बेतुकी प्राइसिंग कर रहे होते हैं, कभी कम कभी ज्यादा, तो उनको पता नहीं होता। वो ना सिर्फ इंडस्ट्री के लिए बल्कि खुद पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत तबाहकुन असरात मुरतब करती है। ये प्रोग्राम बड़ा हमारा माशाल्लाह बड़ा फ्रूटफुल रहा, और काजी साहब का खासतौर पर बहुत शुक्रिया कि इनकी एक मीटिंग लाइन थी, लेकिन ये इन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं चाहता हूँ इस प्रोग्राम में कंक्लूडिंग रिमार्क्स काजी साहब की तरफ से आ जाएं, और हमारे अपकमिंग जो सीएमएस प्रैक्टिशनर्स हैं उनके लिए आखिर में चलते हुए क्लोजिंग कर। जी, थैंक यू शारिक साहब, बड़ा अच्छा आपने ये सिलसिला शुरू किया है। बेसिकली मैं ये कहना चाहूंगा कि इंडस्ट्री को हमारी जो जरूरत है सीएमएस की, तो हम ओवरवेलमिंगली हम अवेलेबल हैं इंडस्ट्री के लिए, और हम अपनी सर्विसेज, अपनी एक्सपर्टीज जो है वो देने को तैयार हैं।
और इंशाल्लाह इंडस्ट्री हमसे बेनिफिट उठाएगी। ओवरऑल जो ये अमेंडमेंट आई है इसका भी आप बेनिफिट उठाएं। और हमारी सर्विसेज, हमारी फॉर्म्स है ऑलमोस्ट 200 के करीब प्रैक्टिसिंग मेंबर्स जो हैं वो हमारे प्रैक्टिस में हैं थ्रू आउट पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के किसी भी शहर का नाम लेंगे वहां पे हमारे CMS इन प्रैक्टिस मौजूद हैं। तो इंडस्ट्री कैन बेनिफिट फ्रॉम देयर स्किल्स, वेदर ऑडिट या आपकी कॉस्टिंग होगी, मनी में अकाउंटिंग होगी, फाइनेंशियल एनालिसिस की स्किल्स होगी, या आपकी कोई इंडस्ट्रियल स्टडीज हैं तो वी आर अवेलेबल। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी या आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग में आप एनालिसिस करवाना चाहते हैं या उसकी कोई बेहतरी करवाना चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की, टू ऑप्टिमाइज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ताकि आप इंटरनेशनली या नेशनली आप कम्पिटिटिव हो सकें। तो वी आर अवेलेबल। यू कैन कॉन्टेक्ट ICM में, यू कैन कॉन्टेक्ट द फर्म्स डायरेक्टली। और हम बड़ी खुशी से, क्योंकि ये पाकिस्तान की सर्विस है, हम समझते हैं कि हमारी सर्विसेज जो हैं वो पाकिस्तान की इंडस्ट्री को अगर कम्पिटिटिव बनाती हैं तो ये हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन होगा। थैंक यू वेरी मच। ये प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। हमारे दोनों गेस्ट सैयद मंसूर हसन और मुस्तफा काजी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस उम्मीद के साथ इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की इकोनॉमी में या पाकिस्तान की इकोनॉमी को रेवोल्यूशनराइज करने के लिए, इस सारे चैलेंजेस का सामना करने के लिए ICMAP की इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के मेंबर्स जो दिन रात वैसे ही काम भी कर रहे हैं और प्रोफेशनल अपने इदारों में भी सर्विस कर रहे हैं और ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे और आगे इंशाल्लाह इस मुल्क की तरक्की में हमारा एक और बहुत अजीम रोल आपको नजर आएगा। बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आपको ज़हमत देंगे। थैंक यू।